नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। हमेशा की तरह हर हफ्ते यह सिलसिला बना रहता है और यह आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए हमारा उत्साह भी बना हुआ है और हम रोज नए नए विषय लेने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मेरे पास बहुत मरीज आते हैं जो कि हार्मोन के नाम पर भेजे जाते हैं, जिनको मोटापा होता है। कुछ लोग पीसीओडी के नाम से आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ये पीसीओडी की बीमारी हो गई, क्या बला आ गई। और कुछ लोग मधुमेह के नाम से आते हैं, शुरुआती दौर का मधुमेह होता है जिनको हम प्री डायबिटिक स्टेटस में कहते हैं। तो ये इन लोगों में मुख्य तौर पे जो मैं इलाज करता हूँ वो मोटापा कम करने का इलाज करता हूँ। और हमारी विधि जो है वो काफ़ी लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि डॉक्टर साहब ये तो हम करते आए हैं, इसमें नया क्या है। तो उसमें एक विधि है रात का खाना छोड़ना की, कि रात का भोजन अगर आप छोड़ें या कम करें तो क्या वजन कम हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये रात का भोजन छोड़ने से मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, जब तक पेट यहाँ तक भरा ना हो तब तक तो मुझे नींद का अनुभव ही नहीं होता, क्या करूं। तो ये एक जटिल बात है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसके पीछे शोध क्या है ये भी देखा जाए और उसको समझा जाए कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो क्यों रात का भोजन अगर आप त्यागेंगे या कम करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा गया, थोड़ा मैंने भी शोध किया, इधर उधर देखा, बहुत सारे साइट्स देखी, बहुत से पेपर्स देखे। एक शोध जो अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल में छपा है, उसने इसके बारे में बड़ी मुखर रूप से बात करी। वो बात करते हैं आपके सर्केडियन क्लॉक, आपकी जो जीवन की घड़ी है ना, तो जीवन की घड़ी जो है उसको कहते हैं सर्केडियन क्लॉक। ये जो होती है ये आपका जो ब्रेन होता है ना मित्रों, तो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के लिए जो अच्छी चीजें हैं उसको नियंत्रित करती है। तो हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स की ग्रंथि, जो हार्मोन की मास्टर ग्रंथि है, अगर उस मास्टर ग्रंथि का भी कोई मास्टर है तो वो है हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस में बहुत से अलग अलग क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस, इसको एससीएन कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, यहां से ये जो मास्टर क्लॉक है, सर्केडियन मास्टर क्लॉक, ये यहां पर स्थित होती है। तो ये जो घड़ी है ये करती क्या है। देखिए, सर्केडियन मास्टर क्लॉक का जो सब कुछ है पहले से पूर्व निर्धारित होता है। तो सुबह उठते हैं तो सुबह आपके जो हार्मोन्स की प्रणाली होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि अगर आपने भोजन लिया तो सही मात्रा में इंसुलिन उत्सर्जित होता है। आपको मालूम ही है कि जो भोजन लेने के बाद हमारे शरीर में शक्कर बनती है, वो उसका उत्सर्जन ही इसलिए होता है कि शक्कर को हम नियंत्रित कर सकें। और फिर बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, अन्य दूसरे हार्मोन्स हैं, उन सब की कड़ी जुड़ते जाती है और चयापचय मैंने मेटाबॉलिज्म को बहुत ही एक आदर्श परिस्थिति निर्मित करती है, जो कि प्रायः सुबह के समय होती है। तो ये जो मास्टर क्लॉक है, इसके साथ साथ शरीर के अन्य अंगों में पेरिफेरल क्लॉक्स माने क्षेत्रीय घड़ियां भी हैं। मांसपेशियों की क्षेत्रीय घड़ी, वसा की क्षेत्रीय घड़ी, अन्य अंगों पे भी ये घड़ियां हैं और ये सभी घड़ियां एक ही लक्ष्य के साथ काम करती हैं, आपस में जुड़कर कड़ी में कड़ी मिलती है। और हमारा मेटाबॉलिज्म, चयापचय ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम जब उठकर भोजन लेते हैं, और जो कि काफ़ी बड़ा भोजन हो सकता है, शायद मैं कहूँगा दिन का सबसे बड़ा भोजन, तो उसमें यह होगा कि ये जब कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं तो ये पाचन भी बहुत ही सही तरीके से हो जाता है, सही तरीके से शुगर बढ़ती है और उसका निस्तारण भी हो जाता है और शुगर सामान्य रहती है खून में और शरीर को भी उसका पोषण मिल जाता है। तो ये एक आदर्श परिस्थिति होती है जो कि यह शोध कहता है सुबह के समय ही संभव है। पर फिर उन्होंने देखा कि भाई अच्छा ठीक है, सुबह के समय ऐसा होता है, शाम के समय अगर हम बड़ा भोजन लें, रात के समय जैसे हम लेते हैं ना रात्रि का भोजन, डिनर, तो बड़ा डिनर लेने पे इन्होंने देखा कि यह परिस्थिति नहीं होती। बड़ा डिनर लेने पे क्या होता है कि जब शक्कर बढ़ती है तो बढ़ ही रह जाती है। भोजन के 2 घंटे के बाद हमें कितनी शक्कर चाहिए? मधुमेह के रोगियों में 180 के अंदर, सामान्य इंसान में 140 के अंदर। तो ये जो शक्कर है ये कम नहीं होती और ये बढ़ी रहती है, तो दूसरे अंगों पे कहीं ना कहीं अपना बुरा प्रभाव डालती है। वजन बढ़ने लगता है,
मोटापा तो बढ़ ही रहा है, मधुमेह होने की संभावना हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल में एक कण होता है ट्राइग्लिसराइड, वो प्रायः ऐसे मरीजों में बहुत बड़ा हुआ रहता है। तो वो इंगित करता है कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उन्होंने पाया कि अगर रात को हम बड़ा भोजन लेते हैं तो मोटापा भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और आगे उन्होंने देखा कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट संबंधित बीमारियों की भी संभावना बढ़ जाती है। तो आदर्श तौर पे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप अपने दिन का सबसे बड़ा भोजन सुबह के समय लीजिए, दोपहर का जो खाना है लंच, वो एक सीमित मात्रा में, कम मात्रा में लीजिए। सबसे बड़ा भोजन तो आपका नाश्ता ही होना चाहिए। फिर रात का भोजन अगर आप बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो शरीर में जो चयापचय के बीच में जो मेटाबॉलिज्म की कड़ियां आपस में जो शाम को अच्छे से नहीं जुड़ती, उसको भी एक सहारा मिलेगा और बुरी बातें हमारे शरीर में नहीं आएंगी। तो इसलिए जब भी आपको वजन कम करना हो तो मैं हमेशा कहूंगा कि इस ज्ञान को, ये मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये शोधों में आया है, कहीं ना कहीं कोई बात मैंने पकड़ी और मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में इसका ये कह सकते हैं कि मैंने समावेश किया, और समावेश करने के लाभ बहुत हैं। आज हमारे पास लगभग 7,500-8,000 पेशेंट हैं जो कि मोटापे और मोटापे संबंधित बीमारियों के कारण हमारे पास हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे उनमें से बहुत मरीज हैं जिनका वजन 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक कम किया लोगों ने। आश्चर्य होता है क्योंकि ऐसा वजन प्रायः आप जब ऑपरेशन कराते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, पेट की सर्जरी, मोटापे वाली सर्जरी, तब ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में सफलता तभी मिलती है जब मरीज को अपने डॉक्टर पे विश्वास हो, क्योंकि बातें कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं बताई जाती, कोई ऐसी लाग लपेट वाली बातें नहीं बताई जाती, सिंपल बातें होती हैं, सरल बातें होती हैं, जो जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं। इसलिए कोई भी मधुमेह के मरीज को मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आपको रात का खाना कम खाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप दवा पे हैं, आपको इंसुलिन भी चल रहा है, आपको गोलियां भी चल रही हैं। तो अगर आप रात का भोजन नहीं लेंगे तो शक्कर लो हो जाएगा, शक्कर कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो जिनको मधुमेह है उनके लिए सलाह यह है कि रात के समय भोजन की मात्रा कम कर सकते हैं, सलाद और सूप बढ़ा सकते हैं, पेट भर के रखिए। और जिनको मधुमेह नहीं है वो इस विधि को अपना सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि बहुत सारी विधियां आई, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बड़े बड़े शोध पत्र आए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने कई बार इस मंच पर भी बात करी है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी इसी तरह की बात होती है कि आप सुबह के समय आप भोजन ले लेते हो, जैसे हमारा पारंपरिक भोजन 10 बजे के करीब हमारे पूर्वज 9:30-10 बजे तक भोजन कर लिया करते थे। दिन भर वो कुछ नहीं खाते थे, अपने काम धंधे में व्यस्त रहते थे। किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होता था कि नमकीन खा लिया, कि कचौड़ी समोसा ले लिया या कुछ चिप्स ले लिए जैसा आजकल होता है, ऐसा नहीं होता था। और वो फिर शाम के समय जब दिन ढलता रहता था, लगभग 7 बजे 8 बजे तक वो रात का भोजन ग्रहण करते थे। तो उनके दोनों ही भोजनों के बीच में 8 से 10 घंटे का अंतर होता था। तो ये जो 8 से 10 घंटे का अंतर है ना मित्रों, ये 8 से 10 घंटे का अंतर चयापचय मेटाबॉलिज्म को राहत देता है और एक सही दिशा में भोजन के पाचन की व्यवस्था करने में मदद करता है। तो नए नए हार्मोन उत्सर्जित होते हैं, सही दिशा में उत्सर्जित होते हैं, और उन हार्मोन्स के रास्ते पे कोई अड़ंगा नहीं आता। पर वही अगर आप नियमित हर 2-2, 3-3 घंटे में खाना खाते रहे, कुछ ना कुछ जब जरूरत ना भी हो, तो आपको अगर खाना मनोरंजन का साधन हो जाए, ऐसा होता है हमारे बहुत से मित्रों के साथ है कि भोजन एक जीवन के अनुभव करने का या खुशियों का अनुभव करने का एक माध्यम बन जाता है, तो यह कहें व्यसन बन जाता है, नशा बन जाता है। तो उनको कुछ मीठा खाए बगैर रहता ही नहीं, कुछ नमकीन लिए बगैर मजा ही नहीं आता, काम करते करते ही वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ऐसे मित्रों में क्या होता है कि जो चयापचय की प्रक्रिया है ना, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, इसकी कड़ियां आपस में जुड़ नहीं पाती। तो जो मैंने आपको मास्टर क्लॉक बताई, तो मास्टर क्लॉक और पेरिफेरल क्लॉक्स, जो क्षेत्रीय घड़ियां हैं और जो केंद्रीय घड़ी है, इनके बीच में तारतम्य नहीं बन पाता, और ये जो सिलसिला टूटता है और बिगड़ता है तो क्या होता है, आपको गर्दनें काली होने लगती हैं, मस्से आने लगते हैं, शरीर मोटा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल की जांच आप करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, और कुछ लोगों में दुर्भाग्य से शुगर बढ़ने लगता है।
तो ये परिस्थिति जो होती है फिर आगे चल के ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, तो सभी चीज़ों की एक्चुअली जो आपकी जननी है, जहाँ पे इनका जन्म होता है, वो आपकी आदतें हैं, खान पान की आदतें। तो भोजन कैसे करना है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात आ गई, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के इसमें देखिए, आप रात का भोजन लेते थे, फिर सुबह फिर से 10 बजे, तो 16 घंटे का अंतर होता था। सुबह दोनों भोजन के बीच में 8 से 10 घंटे का, रात के भोजन और सुबह के भोजन में लगभग 16 घंटे का अंतर। तो ये जो अंतर था, ये सांस्कृतिक तौर पे, पारंपरिक तौर पे भी हमारे पूर्वज करते आए हैं। आपको जो देखिएगा, पुराने ग्रंथों में ही देखिए, पुरानी कहानियों में देखिए, प्रेमचंद जी के लेखों में देखिए, उनकी कहानियों में देखिए, किस्से कहानियों में भी आपको यही उदाहरण मिलेगा, क्योंकि लेखक वही लिखते थे जो उस समय प्रचलित था। तो आपको इस तरह का भोजन लेना चाहिए। और अन्य प्रकार के लोग बोलेंगे कि साहब कीटो डाइट से भी फायदा होता है। तो कीटो डाइट में भी क्या था कि जो कार्बोहाइड्रेट है हम बहुत कम कर देते थे, नाम मात्र भी हम ये कहते थे कि जीरो कार्बोहाइड्रेट हो, और प्रोटीन और फैट बढ़ाते थे। तो प्रोटीन और फैट बढ़ाने से क्या होता है मित्रों, आपको मालूम ही है कि प्रोटीन जब हम सही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो दिमाग का एक सेंटर होता है, सटाइटी सेंटर, ये भी हाइपोथैलेमस के आसपास ही होता है। तो सटाइटी सेंटर में मैसेज जाता है कि हाँ, अब भोजन नहीं करना चाहिए। तो वहां से जब ये केंद्रीय नेतृत्व यही है, आजकल नेतृत्व की भी बातें बहुत चल रही है ना, चुनाव उनाव हो रहे हैं, तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, पर ये केंद्रीय नेतृत्व ऐसा नहीं है जिसकी बातें कोई टाल दे। तो वो केंद्रीय नेतृत्व पेट की थैली को मैसेज भेजता है कि भाई अब आपको भोजन नहीं लेना है, पेट भर गया है, अब आपको किसी भी प्रकार की भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो जब प्रोटीन बढ़ जाता है, फैट सही मात्रा में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो कर देते हैं, तब भी वजन कम होने लगता है। पर जो कीटो डाइट है, इसमें कुछ समस्याएं थी। क्या होता है कि शुरुआती दौर में अचानक जो है आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही जीरो करेंगे, तो हृदय की धमनियां, हृदय की गति ऊपर नीचे होने लगती है। तो कई बार इनको मेंटल बॉगिंग, एक ऐसी स्थिति जहां असहज स्थिति बन जाती थी, जहां पे कुछ समझ में नहीं आता था, अचानक से घबराहट होने लगती थी, को क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, मेरे भी बहुत मित्र कीटो डाइट पे थे, उनका वजन भी कम हुआ, पर कहीं ना कहीं वो उसको लंबे समय तक कर नहीं पाए। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, कोई भी डाइट हो, वही डाइट, वही भोजन प्रणाली अपनाएं जो आपके सांस्कृतिक और पारंपरिक भोजन प्रणाली के समरूप हो। मतलब जो आपके माता पिता ने जिस प्रकार का भोजन लेना आपको सिखाया है, क्योंकि आपके सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही हैं, उन्हीं का अनुसरण करेंगे। मैं कितना भी बोलूं, जो उनका प्रभाव है वो आपके जीवन से मिट नहीं सकता। तो उसी के अनुरूप आप अपने खान पान की शैली को ढालिए। ये करिए कि सुबह उठते ही नाश्ता करिए, नाश्ता की मात्रा ज़्यादा रखिए, दोपहर का खाना थोड़ा सा कम करिए, रात का खाना बिल्कुल नाम मात्र कर दीजिए। जिनको मधुमेह है उन्हें तो रात में खाना खाना पड़ेगा, और जिनकी दवा चल रही है उन्हें भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके साथ व्यायाम, अगर सुबह उठ के व्यायाम करते हैं फिर आप नाश्ता करते हैं, तो उसके क्या कहने। शरीर एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, चित्त मन अच्छा रहेगा, टेंशन कम हो जाएगी, पाचन की कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई गैस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत से मित्र हमारे कहते हैं कि मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, रात को लेटते हैं तो खांसी के कारण नींद खुल जाती है, ये रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के कारण होता है। तो अगर आप शाम को समय 6-7 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो अगर 10 बजे तक बिस्तर पर जाते हैं तो 3 घंटे में भोजन नीचे उतर जाएगा। नहीं तो हमारे मित्र क्या करते हैं कि रात का भोजन बहुत लेट लेते हैं, बड़ी मात्रा में लेते हैं, तो उनके चयापचय में भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी भी होती है, और जैसे ही लेटते हैं तो खाना मुंह पे आने लगता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी परेशानियां होती हैं। सांस भी कुछ लोगों की बनने लगती है, कुछ लोगों को सू 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 आवाज आने लगती है, कुछ लोगों को खांसी आने लगती है, और कुछ लोगों को कहना होता है डॉक्टर साहब हमें कुछ यहाँ फंस रहा है। निकलते हैं तो दर्द होता है, कुछ लोग फंसने का अनुभव करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ गड़ रहा है, तो वो भी रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस के कारण होता है। तो देखिए ना, खाद्य प्रणाली को नियंत्रित करने से, खाद्य व्यवहार को एक सही दिशा देने से, सुनियोजित तरीके से भोजन लेने से देखिए कितने फायदे हैं। तो जीवन की आधारशिला, जीवन का जो केंद्र बिंदु है, भोजन एक आवश्यक केंद्र बिंदु जरूर है, पर भोजन को व्यसन की मात्रा में ना बढ़ाएं। भोजन को आवश्यकता के अनुरूप लें। जितना भोजन है, जितनी की आवश्यकता है उतना ही भोजन ग्रहण करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भोजन लेंगे तो यही जो आपके शरीर के लिए प्राणवायु है, आपके लिए विष की तरह काम करेगा,
और बीमारियां इकट्ठे होने लग जाएंगी। आशा है आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए कोशिश करिए बड़ा नाश्ता, थोड़ा सा कम दोपहर का भोजन और बहुत ही कम रात का भोजन, और नियमित व्यायाम, और कहीं ना कहीं दिमाग को इस तरह से बनाए कि चिंता जो कि एक चिता के समान है वो आपके जीवन में ना पाए, और आप खुशियों को पूरी तरह से अपने जीवन में अपना सकें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।